हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो हम लोग 6 टू 12 तक का आपका जो सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें क्लास 6, 7 और 8 का आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया था और हम क्लास 6 की पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर नंबर आपका 7 है। चैप्टर नंबर 7 में आप लोग रीड करेंगे हम ग्रामीण आजीविका के बारे में, और इसके पहले हम लोगों ने जिला शहरी प्रशासन देख लिया, ग्रामीण प्रशासन देख लिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसी थी। इसके बाद देखेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसी होती है। चीज़ों को समझना है अच्छे से। देखिए, किसी को भी अगर 2024 से 25 26 कोई भी यूपीएससी अगर इन फ्यूचर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी उससे रिलेटेड, लेकिन एनसीईआरटी आपको मोस्ट कंपलसरी ये पढ़ना। तो 6 से लेकर 12 तक एक टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे चैप्टर बाय क्लास सारी चीज़ें ए टू जेड आपको कवर कराई जाएगी। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें अपने परिवार रैंकर मेकर के साथ, और अपने दोस्तों को शेयर करें चैनल को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। पहले इसके भूमिका देख लेते हैं क्या। तो पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद उनके तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पार्टों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे। तो हम ये तरीका देखना है कि गांव में लोग कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो यह भी इसकी पड़ताल करेंगे क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो इसे भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सारी चीज़ें देखना कैसे वो अपना जीवन चला रहे हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ से उनका सोर्स ऑफ इनकम है, सारी चीज़ें देखो दिख रहा है आपको। छोटा सा देखेंगे, ये अलग अलग तरीके के व्यक्ति दिख रहे हैं, अलग अलग काम। तो हर सेक्टर के लोग गाँव में शहर में रहते हैं, है ना। एक मिस्त्री दिख रहा है आपको, और एक मजदूर है जो गड्ढा खोद रहा है, कुछ लेबर है काम कर रही है, कुछ ना कुछ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, सारे काम है। ये देखो सब्जी वाला है ना। पेड़ रहते हैं बढ़िया, पक्षी बैठे रहते हैं, नदी का किनारा रहता है। गांव की तो बात ही अलग है कहीं ना कहीं, है ना। बढ़िया समझ रहे हो ना। शहरों में तो एकदम से आपको कंक्रीट वाली जगह मिलेगी, तपता है दिन में पूरा शहर, लेकिन गांव में अभी भी कहीं खेतों में कहीं भी पेड़ पौधे मिल जाते, फसल मिल जाती, टाइम पे जो मौसमी फसलें रहती हैं, तो ये सोर्सेस मिल जाते हैं। तो ऊपर दी गई तस्वीर में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए। आप बता सकते हैं क्या था, बताने की ज़रूरत नहीं है स्कूल वाले बच्चों के लिए, बट आपको तो अलग देखना है। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए, और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बना सकते हैं। आप लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखें। बात करते हैं, एक कलपट्टू गांव है। अब तो ये हमारे यहाँ का तो होगा नहीं, मतलब नॉर्थ इंडिया को, यूपी का तो होगा ही नहीं। कहाँ का, ये तमिलनाडु की कहानी है एक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कलपट्टू गांव, तमिलनाडु क्या, ये समुद्र किनारे। आप देखेंगे ना भारत के नक्शे में पूर्वी साइड में पूरा एकदम से नीचे साउथ में पड़ जाता है। हाँ, और केरल और तमिलनाडु की जो सीमा लगती है। अगर हम तमिलनाडु की थोड़ी सी बात करें तो थोड़ा सा मैप बना कर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपका तमिलनाडु आ जाता है, इधर तक आएगा। यहाँ से केरल से बॉडी टच कर रहा है, मतलब केरल से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ऊपर यहाँ पे आंध्र प्रदेश से करेगा, ओके। और यहाँ पे ये कर्नाटक, बीच में जो गैप आ जाएगा तो ये कर्नाटक से। तो हम बोल सकते हैं ये 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, केरल से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इसके साइड में इधर बे ऑफ बंगाल है, मतलब वाटर बॉडीज़ कौन से टच करता है, बे ऑफ बंगाल से। यहीं से आपका जो श्रीलंका के लिए जाने का रास्ता है, जो पाक जलडमरू मध्य जो संधि है, मतलब जो वाटर बॉडीज़ है, वो श्रीलंका से, मन्नार की खाड़ी, सारी चीज़ों से अटैच करता है। तो थोड़ा सा पॉलिटी है, लेकिन ज्योग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरों की गाँव की तरह यहाँ भी खेती होती है। खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट इत्यादि, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, सारी चीज़ें, ठीक है। तो कलपट्टू में कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं। भाई होंगे, क्यों नहीं होंगे, हर जगह होते हैं। तो सबका काम अलग अलग होता है। नर्स भी हैं, धोबी हैं, शिक्षक हैं, बुनकर हैं, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है,
उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय। अब मैं बाज़ार में देख पहुँचोगे ना तो चाय की दुकान मिल जाएगी ना, सब्जी की मिल जाएगी, कपड़े की दुकान मिल जाएगी। 2 दुकानों के बीच एक खाद की दुकान भी दिख गई है। 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। ठीक है। यहाँ टिफ़िन का मतलब खाने पीने की जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं उनसे है। जैसे सुबह इडली डोसा मिल जाता है, खाइए भैया, उपमा मिल जाता है, और शाम को नाश्ते में बड़ा, हाँ बोड़ा, मैसूर पाक, ये वहाँ की कुछ क्षेत्रीय डिशेस होती हैं। बोड़ा हो गया, मैसूर पाक है, मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की जो मरम्मत की दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका दिवाते हैं, तो उनको ठीक है, हर तरीके के लोग मिल रहे हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। तो ध्यान देना, कलपट्टू में क्या धान की खेती हो रही है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आमतौर पर नारियल के काफ़ी बागान हैं, काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। क्या क्या उगाया जा रहा है? कपास है, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं। चलिए भैया, हम लोग यहीं से मिल लेते हैं, वहाँ तो जाएंगे नहीं, और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। देखो, ये खेत सिंचित एरिया है, तो धान की रुपाई, कमर तोड़ जो काम होता है, ये देखिए कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुलसी, तुलसी वहाँ जो काम कर रहा है एक व्यक्ति है, उसके बारे में देखते हैं। दरअसल कहानी ये रहेगी कि तुलसी के पास छोटे से ज़मींदार हैं, मतलब छोटा किसान है, तो ठीक है, अपनी खेती में इतना नहीं उगा पाते, पर दूसरे के यहाँ काम करेगा। जो रामलिंगन है, एक ज़मींदार है। चलिए हम कहानी को देखते हैं, फिर बताते हैं। हम सब यहाँ रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं, तुलसी ने बताया। एक लेबर है, तुलसी समझ लीजिए, उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। किसके पास है? ये रामलिंगन के पास है भैया, तुलसी के पास नहीं है। शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में ही मैं ही मजदूरी करती थी। तुलसी एक महिला है, वो कह रही है भैया हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, जब भी हम मजदूरी करते थे, वो भी धान की अपने मायके में करती होगी। यहाँ मैं सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। तो महिला काम कर रही है, महिला ही निगरानी कर रही है, अच्छी बात है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह नियमित रूप का मतलब कि आज 2 दिन का चला, धान कितने दिन लगेगी? वो 2-4 दिन लगेगी, फिर ख़त्म, फिर फ्री बैठ गए, फिर धान की कटाई का टाइम आएगा, है उड़ाई का टाइम आएगा, जब काम मिलेगा। तो लगातार नहीं मिलता। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नियमित काम नहीं मिल रहा है। एक मिनट, यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाया जाएगा। बस ऐसे काम मिलते हैं। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डूबे रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगन रामलिंगन एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मजदूरी के लिए यही आती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मतलब फ़िक्स मजदूरी है कि चलो ठीक है यहीं आ जाएगा, नहीं तो पता चले फिर ढूंढ रहे हैं इधर उधर, तो फिर इनको क्या काम नहीं मिलेगा। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। कहीं ना कहीं दूसरे काम, फिक्स तो काम रहता नहीं है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर काम से लकड़ी भी लाती हूँ जंगल से। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है। बोरवेल जहाँ पानी के लिए जाएंगे, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये कहानी है गरीबी को। तो एनसीईआरटी आपको पूरा एकदम भारत का जो असली भारत है ना, उसका दर्पण दिखाता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी रहता है।
हाँ, शहरों की दुनिया नहीं, गाँव से दिखाएगा। देखिए, अगर हम धान की जो क्या तुलसी साल भर कमाई के मौके मिलते हैं, ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। तो जब कटाई भी होगी, निराई होगी, रुपाई होगी और बीड़ा बनाना जब भी काम रहेगा, बकाया टाइम ये फ्री रहेंगे। तो हम देखते हैं धान जो पहले अगस्त में ये रुपाई की गई है, फिर निराई होगी अगस्त सितंबर तक, फिर उसके बाद बीच में काम छूट गया, देखो उसका नवंबर में कटाई होगी, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये सब फ्री बैठे रहेंगे। जून में बीड़ा बनाया जाता है, अब जो भी बीड़ा मुझे भी पता नहीं। तो ये इस टाइम से देखो, इनको क्या है, एकदम से फिक्स नहीं है काम करने का, कहीं कभी कभार मिल रहा है काम। तो हमारी दो बेटियां हैं, तुलसी बताती हैं, दो हमारे जीवन की खुशी है। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी। बताइए, ये होता है, समझ लो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या क्या लिखा, तुलसी के काम का विवरण दीजिए, यह रमन के काम से कैसे अलग है। हम देख सकते हैं रमन थोड़ा सा हार्ड वर्क भी कर लेता, मतलब हार्ड वर्क का मतलब पत्थर वत्थर तोड़ता, तो वो महिला के कंपेरिजन में सही नहीं है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है, जबकि समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे काम क्यों करना पड़ता है। तो हम इसीलिए वैसे से बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे काम क्योंकि फिक्स नहीं है ना, मजदूर उन्हें सस्ते मिल जाएंगे, इधर उधर से लाएंगे, तो वो भी कहते हैं चलो हम ही कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में या आप पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ खेतियार मजदूर किस तरह का काम करते हैं, ये भी बता सकते हैं। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, चर्चा कीजिए। भाई खेती होती तो आजीविका के तरीके अलग होते, अपने खेतों में काम करते, अपनी फसल आती, जो भी अपने मन से फसल उगा सकती थी। तो जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब महिलाओं को बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और एवं जानवर चराने में बीतता है। तो इन गाँव में से कोई पैसा नहीं मिलता, इन कामों से कोई, भाई अपना जानवर चराने जा रहा है, कहाँ पैसा मिल रहा, पानी भरने जा रहा है, कहाँ पैसा मिल रहा, लकड़ी बीनने जा रहा है घर के लिए, कहाँ से पैसा मिल रहा। लेकिन गरीब परिवारों में यह काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। तो हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतियार मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। तो इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर की बात करते हैं, शेखर जो उनका हस्बैंड था, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने कभी कभी फसलों की कटाई पूरी की है, अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। शेखर वो सॉरी उसका पति नहीं है, दूसरा व्यक्ति है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। ठीक है, सही है, क्योंकि लेबर चार्ज बच जाता है अपना। हमारी व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है, इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से कुछ मैं तो अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता हुआ है सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता था। बताइए, कह रहे 2 एकड़ ज़मीन भी, लेकिन उससे फसल नहीं चल पाती, वो 8 महीने तक खाना पीने का काम चल पाता। देखो ये जो आपकी धान है, ये उसको साफ़ किया जा रहा है, पता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उसने कहा कि मेरे खेत में जितनी फसल होती है वो क्या 8 महीने चल पाती है। इसके मैं रामलिंगन की चावल की मिल में काम करता हूँ, ये चावल मिल है वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। और हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। संकर गाय का नाम है और वो सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर वो सारी चीज़ें आपको देखना है। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदों के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है, क्योंकि फसल में उस टाइम पे देना ज़रूरी रहता है। तो नहीं है पैसा तो वो उधार कर्ज पे ही लेंगे। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते
या फसल को कीड़ा लग जाता तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। तो इस स्थिति में वे कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दब कर आत्महत्या कर ली। हमेशा ये दिखता है कि आपको सरकार को भी इस पर मैं चाहता हूँ कि काम करना चाहिए कि किसान लोगों का कर्ज माफ हो, क्योंकि आत्महत्या बहुत सारे किसान कर लेते हैं, कर्ज को नहीं बढ़ा पाते हैं। चलिए, तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिए थे। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? सिंपल है, खेत शेखर के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, उसने कहा कि तो हम इसलिए दूसरे को नहीं लगाते क्योंकि हम उनके काम करा देते, वो हमारे करा देते, ख़त्म कहानी। शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? भैया इस वजह से नहीं बेच पाता, वो बीज खाद जो लेता है उधार, तो वो उसको फिर बीज वाले को कहते हैं कि एजेंट होते हैं कि वो अब आप अपनी फसल मुझे ही बेचेंगे कम दामों पर। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती थी। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखिए। तो वो लोग चीज़ें अलग हैं, यहाँ पे लिखा हुआ। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़ी। वे बड़े किसान रामलिंगन के बारे में क्या कहते हैं, इसके साथ जो आपने रामलिंगन के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित पर जवाब देना है। क्या है? उसके पास कितनी ज़मीन थी? तो इसके पास तो, तुलसी के पास तो नहीं थी। रामलिंगन के पास 20 एकड़ लगभग थी। अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता था? भाई अपने मिल में ले जाता था। खेती के अलावा उसकी कमाई और क्या थे? बहुत सारे काम थे उनके पास। चलिए, रामलिंगन और करुथम्मा, तो इनके बारे में और देखते हैं। ज़मीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज कीटनाशक बेचने के लिए दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांव से ही धान खरीदते थे। मिल का चावल आसपास के शहरों में व्यापारियों को बेचा जाता था। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। ये देखो, बिजनेस आइडिया लगाया दिमाग। तो भारत के खेतियार मजदूर और किसान, तो कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतियार मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतियार मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों खेतों में काम पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाज़ार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि। तो पिक्चर थी क्या, कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, रामलिंगन की 20 एकड़ ज़मीन की ये हिस्से पर रोपी गई धान की फसल है। तुलसी जैसे खेतियार मजदूर की बड़ी मेहनत का नतीजा है। ठीक है, ये आपका नागालैंड की जो सीढ़ीनुमा खेती, पहले इसको रीड कर लेते फिर बताते हैं आपको। तो हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपजें दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ जैसे बीनने, है ना, तेंदुओं के पत्ते इकट्ठे करने, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। एडिशनल इनकम हो जाती है इनकी। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। तो जो समुद्री तटीय लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, वही मछली पालन करेंगे। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए। आइए एक अरुणा और पारी वेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा सा और जानें। देखो, दरअसल इसलिए जानना, आप खेती ही नहीं करते, हमारे भारत के लोग जिनके एरिया में जैसी चीज़ें हैं वो उसको करते। तो भाई जो समुद्र तटीय एरिया में रह रहे तो मछली पकड़ेंगे। आप कहोगे वो मछली क्यों खा रहे हैं मांसाहारी में, उनके यहाँ वो फैसिलिटी है तो वो वही खाएंगे।
ठीक है जी, चावल मछली का वहाँ पे भोजन होता है। तो यहाँ देखते हैं, यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के एक गांव में रहता है। कौन सा? पुदुपेट गांव के नाम के एक गांव में रहता है। तो ये नागालैंड की एक सीढ़ीनुमा खेती है, इसको भी देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो ऐसी सीढ़ीनुमा खेती होती है, पानी रोकने के लिए ऐसी सीढ़ी बनाई जाती है, ढाल पे होती है। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी। कौन सा गाँव नाम है? चिजामी। यह नागालैंड के फेक ज़िले में, भैया फेक का ज़िले का ही नाम, फेक ज़िले में इस गांव में रहने वाले लोग चकेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जा पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। तो चिजामी के लोग के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं होता। तो ये अरुणा और पारिविलन की जो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उसके बारे में देख लेते हैं। मछली पकड़ने वाली, हाँ। तो पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल, जैसे कैटामरैन या मछुआरों की खास तरह की ये छोटी नाव होती है कैटामरैन, उसको की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। सुबह सुबह लौट आते हैं, रात में निकलते होंगे। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं और सब लोग सोच रही है कि आज आते हैं। उन्होंने बताया कि आज भी तूफान में फंस गए थे। तो आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूँगी, मतलब बेच देना। इस नीलामी से जो पैसा उन्हें मिलेगा, मुझे मिलता है, वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन तीनों लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह जो भी होते हैं। चूँकि जाल है कैटामरैन और इसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में लगा हुआ है, तो इंजन से चलती है ना। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। तो नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदनी हैं, वे टोकरे भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाते हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा कर पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे, मतलब रात में 2 बजे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मैं समुद्र में नहीं जा पाती क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उधार लिया तो उन्हीं को बेचेंगे। भी खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था, उसने बताया। देखो ये मछली बाज़ार है आपका, यहाँ बेचा जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन कैसे? आजीविका के साधन तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीक़ों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुवाई, निराई और कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है और बुवाई कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समस्याएं पाते हैं। तो ये है शेखर और अरुणा दोनों ही परिवार को उधार क्यों लेना पड़ता था भैया? क्योंकि
कुछ बीच में ड्यूरेशंस ऐसा था कि काम नहीं होता था, तो उधार तो लेंगे। आपको उनमें क्या समानता है और क्या अंतर दिखे, ये बताना। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अगला कैसे जैसे परिवारों को क्या नुकसान होता है? प्लीज़ उनकी जो आजीविका है वो रुक जाती है। तो लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग का उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे उधार लेते थे। तो गुजर बसर तो ऐसे करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों हो, खेतियार हो, मजदूर, मछली पकड़ने वाले, जो परिवारों और गांव में जो हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार नहीं मिल पाता। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था। मैंने ग्रामीण आजीविका के बारे में बताया, अब आपको शहरी आजीविका बताएंगे।